सो हेलो गाइस, वेलकम टू एनएसएस व्लॉग्स। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अपना 1 ईयर ओल्ड ओनरशिप रिव्यू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ एक बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो अगर आप इस चैनल पे ऑलरेडी हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैंने इसका एक ओनरशिप रिव्यू कर रखा था, जो जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, प्रोज एंड कॉन्स। मगर उस वीडियो में मैंने खाली 4 पॉइंट्स प्रोज के डिस्कस किए थे। रीज़न यही था कि मैं प्रिपेयर्ड नहीं था और वीडियो लेंदी हो रहा था, और उसी को मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। मैंने 4 पॉइंट्स बता रखे थे, फिर भी मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन प्रेस करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। मैंने 4 पॉइंट्स बता रखे थे। पहला था इसका लुक्स, दूसरा इंजन यानी पावर, थर्ड पॉइंट था इसका माइलेज, फोर्थ सर्विस। अब पांचवा पॉइंट इसका आता है हैंडलिंग, पांचवा प्रो यानी। गैस, ये नेकेड बाइक है तो, और बहुत ज़्यादा इसका वेट भी नहीं है, सो हैंडलिंग वाइज ये वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, एक तो आपको ज़्यादा कमिटेड सिटिंग पोस्चर नहीं मिलता है, और दूसरी चीज़ के इसमें आपको एमआरएफ के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। बारिश के टाइम पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप लैक ऑफ कंट्रोल महसूस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब कॉर्नर्स करते हैं, मैंने तो 9200 की स्पीड में इसको कॉर्नर कर रखा था, तो उस टाइम भी जो है मुझे ऐसा महसूस नहीं होता कि गाड़ी स्लिप हो सकती है या गिर सकती है। खाली टायर की ग्रिप ही नहीं, दूसरी चीज़ आपको इसमें रेडियल टायर्स मिल जाते हैं। रेडियल टायर भी आपको एक अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, और जिन मोटरसाइकिल्स में टायर रेडियल नहीं होते यानी पतले टायर्स होते हैं, उनमें आपको ऐसा महसूस होता है कि गाड़ी कंट्रोल खो रही है। सो हैंडलिंग वाइज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स इन द मार्केट, और सिटी ट्रैफिक में भी आप इसको आसानी से निम्बल कर सकते हैं। तो ये था मेरा पांचवा पॉइंट। अगला पॉइंट है इसका ब्रेकिंग। गाइस, इसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। फ्रंट में 300 की डिस्क मिल जाती है, और रियर में आपको 230 की डिस्क मिल जाती है। इससे पहले वाली ड्यूक में जो है सिंगल चैनल एबीएस आता था, उससे पहले एबीएस आता ही नहीं था इसमें। यानी BS4 में कंपनी ने इसमें अपग्रेड करके सिंगल चैनल एबीएस लगाया था। अब ये है आपकी BS6 मॉडल। BS6 में आपको कंपनी ने डुअल चैनल एबीएस प्रोवाइड कर रखे हैं, जो आपको ब्रेकिंग का अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। बाकी फ्रंट ब्रेक्स में तो ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलती। बाकी आपकी जो रियर ब्रेक है उसमें इतना कुछ खास फीडबैक नहीं मिल पाता, फिर भी ये अपना पूरा फीडबैक देती है। कभी भी मुझे गाड़ी स्लिप होने जैसा कभी महसूस नहीं हुआ है। एक बार मैं जा रहा था, थोड़ा ऐसे ही 50 to 60 की स्पीड में था, लेकिन 50 to 60 की स्पीड में भी आप होते हैं, मान लीजिए कि आपके आगे कोई गाड़ी जा रही है, उसने एकदम से ब्रेक लगा दिया, उसके आगे कुछ आ गया, तब मैंने इसमें ब्रेक लगाई थी, तो बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं गिरने वाला हूँ। तुरंत इसने रोक लिया था। और एबीएस होते ही इसलिए हैं कि आपकी गाड़ी स्किड ना हो। तो ये था मेरा पॉइंट। और बाकी इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लेते हैं। आपको इसमें रियर में एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, और इंडिकेटर्स भी आपके एलईडी ही हैं, लेकिन हेडलैम्प आपको हेलोजन ही मिलती है। लेकिन साथ में इसमें DRL आपको दिया हुआ है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें एलईडी टेल लाइट दे रखी है।
अच्छा खासा ग्लो देती है ये। और अगला पॉइंट है इसका मीटर कंसोल। मीटर कंसोल की बात कर ली जाए तो आपको इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आपको इसमें आरपी मीटर मिल जाता है और ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको अपना किल स्विच ऑन करना है। किल स्विच जब तक आप ऑन नहीं करेंगे तब तक ये बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। आपको जैसे फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है, इंजन टेम्परेचर मिल जाता है, और ये है आपका ओडोमीटर। मैंने अब तक 9367 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है। इसका किल स्विच ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। ये साइड स्टैंड इंडिकेटर है आपका। और सबसे इससे रिलेटेड एक फीचर है, इसमें साइड स्टैंड का टॉप फीचर दे रखा है। अगर आपने साइड स्टैंड नीचे कर रखा है, इसको आप पहले गियर में डालेंगे तो गाड़ी आपकी फटाक से ऑफ हो जाएगी। बाकी आपकी ये मिल जाती है इंजन माल फंक्शन लाइट, ये गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, ये न्यूट्रल इंडिकेटर मिल जाता है आपको, ये है गियर इंडिकेटर, और ये है आपकी क्लॉक। और बाकी इन्फॉर्मेशन है आपकी ये एक्चुअल फ्यूल कंजम्पशन यानी रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन मिल जाता है। लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये है कि आप कितना भी इसको अच्छे से चला लेंगे मैक्सिमम आपको 30 kmpl ही दिखाएगा। लेकिन 40 दे देता है, लेकिन तब भी आपको 30 kmpl ही दिखाएगा, उससे ज़्यादा नहीं दिखाएगा, उससे कम दिखाएगा हाई स्पीड्स में। लेकिन हाई स्पीड्स में और जब गियर चेंज करेंगे, ब्रेक लगाते हैं तो तब दिखा देगा। लेकिन ये है कि आपको 30 से ज़्यादा ये नहीं दिखाएगा। ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगी है। बाकी आपको इसमें 2 ट्रिप मीटर मिल जाते हैं, जो आपका ट्रिप 1 का जिसमें डिस्टेंस मिल जाता है, और टाइम टेकन टू कंप्लीट द ट्रिप, और इसमें दूसरा ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। देखिए फ़ायदे 2 ट्रिप मीटर के ये होते हैं कि आपने जैसे फ्यूल अप किया है कहीं से, तो जब आप फ्यूल अप कराते हैं तो उसको ज़ीरो करके आप सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब अगला फ्यूल अप करेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि कितना आपने अपनी ट्रिप कंप्लीट की। तो वहाँ से आप एस्टिमेट अपना लगा सकते हैं फुल टैंक मेथड से कि आपका एवरेज कितना आया है। बाकी इसमें मोड वाला बटन से आप इसमें चेंज कर सकते हैं। बाकी आप सेट कर सकते हैं इसको कॉन्टिन्यूसली प्रेस करके। और ये ट्रिप 1 में ही आपकी एवरेज स्पीड मिल जाती है, ये रही। और एवरेज फ्यूल कंजम्पशन मिल जाता है आपको थ्रू आउट द ट्रिप। ये फ्यूल रेंज आपकी, फ्यूल रेंज भी आपको मैक्सिमम 300 किलोमीटर दिखाता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगा है। कंपनी इतना पैसा लेने के बाद भी आपको कुछ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन ना दे तो ठीक नहीं लगता है ये। बाकी दूसरा ट्रिप मीटर भी आप कोई ट्रिप कंप्लीट कर रहे हैं उसके लिए सेट कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हाँ, एक और चीज़, बाकी इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर भी मिल जाता है। ये रहा आपका सर्विस रिमाइंडर। 7500 किलोमीटर से सर्विस इंटरवल होता है इसका। 5 to 6 मंथ्स में इसकी सर्विस होती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये सेट किया गया है। और एक और चीज़, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये किलोमीटर्स पे है, तो आप इसको माइल्स में भी चेंज कर सकते हैं। वो आपको मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा। तो ये है आपका स्पीडो इंडिकेटर, ये किलोमीटर्स पे है, ये भी माइल्स में चेंज कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो इंजन टेम्परेचर रेंज है, ये जो है ना, जैसे ही यहाँ फुल पे पहुँचता है, जिस रेंज में अभी है, जब ये फुल रेंज में पहुँचता है तो इसका रेडिएटर चालू हो जाता है। रेडिएटर चालू होने के बाद जब एक पॉइंट इसका कम हो जाता है तब आपका रेडिएटर ऑफ हो जाएगा। और ऐसा सुनने में आया है कि जब इसका कूलेंट लेवल लो होता है तब इसकी जो रेंज है ये यहाँ पहुँच जाती है। ऐसा मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, साल भर हो गया, लेकिन मैंने आज तक इसमें कूलेंट टॉप अप कराने की ज़रूरत नहीं हो, क्योंकि लेवल पे है वो। और जब ये इस रेंज में पहुँचने लगता है ना, आपके
ये जो बीच में जहाँ साइड स्टैंड डाउन लिखा हुआ है, इसी जगह पे हाई कूलेंट टेम्परेचर लिख के आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका कूलेंट लेवल कैसे चेक कर सकते हैं। एक सेकंड। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका कूलेंट लेवल। ये मैक्सिमम रेंज है, ये मिनिमम रेंज है इसकी। और इसका जो लेवल आपका होना चाहिए, ये मैक्सिमम मिनिमम के बीच में होना चाहिए। अभी आप क्लोजली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन क्लोजली ऑब्जर्व करने पर आपको पता चल जाएगा आपका कूलेंट कहाँ पे है। अगर ये मिनिमम पहुँच रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप इसको टॉप अप करा लें। और अगला पॉइंट आता है इसका क्वालिटी इन स्पेयर पार्ट्स। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 1 साल इसको हो गया है, इसके पार्ट्स क्वालिटी अभी तक बनी हुई है। अभी मैं 2 दिन पहले फल सब्जी वगैरह ख़रीदने गया था अपने चाचा जी के साथ। तो मेरे चाचा जी पीछे बैठे हुए थे, मैं एक छोटी सी गली से निकल रहा था। वहाँ सामने वाले कट से एक सरफिरा कार वाला आया था। वो एकदम से स्टीयरिंग व्हील घुमा के सीधे आगे बढ़ गया, वो भी हाई स्पीड में, और इस इंडिकेटर को टच करके गया था। ये देखिए, ये इंडिकेटर कितना स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी है। ये टूटना तो दूर की बात, ये ढीला तक नहीं हुआ है। ये है क्वालिटी। इसीलिए जो है ना, KTM की 22 का जो प्राइस है, जो टिपिकल बजाज की 22 का प्राइस है, उससे ज़्यादा है। रीज़न यही है कि पार्ट्स में क्वालिटी है, आपके वाइड मिरर्स मिल जाते हैं अच्छे खासे। ये तो थे इसके प्रोज। अब इसके कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखिए, हर एक चीज़ के और हर एक गाड़ी के अपने एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन एडवांटेजेस होने का ये मतलब नहीं कि उसके डिसएडवांटेजेस ना हो। तो इसीलिए मैं इसके, और ये भी एक एक्सेप्शन नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके कॉन्स डिस्कस करने वाला। तो पहला कौन है इसका, हीटिंग इशू। देखिए, हीटिंग को मैं ऐसा इशू नहीं मानता हूँ। बाकी सबसे ख़ास बात है, अगर आप इसको ट्रैफिक में चला रहे हैं, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में, ख़ास करके समर्स में, तो आपको साफ साफ इसमें हीटिंग इश्यूज़ महसूस होते हैं। ख़ास करके जब इसका रेडिएटर चलता है, तो रेडिएटर का जो फ़ैन है वो इस तरफ को हवा फेंकता है आपके पैर के आसपास। जैसा लग रहा है कि आपका पैर सिजलर की तरीके से तैयार हो रहा है। तो कि उसका रीज़न ये भी है कि इसका कंप्रेशन रेशियो जो है बहुत हाई है। तो 200 सीसी इंजन होने के बावजूद इसीलिए इसमें हीटिंग वगैरह ज़्यादा रहती है। KTM की सारी गाड़ियों में कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है। तो ये था मेरा पहला पॉइंट। तो दूसरा इसका कौन है, ग्राउंड क्लियरेंस। आप ध्यान से देख सकते हैं, कम इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 155 mm है। इसमें अंडर बेली एग्जॉस्ट दे रखा है आपका, जिसकी वजह से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाता है। गाइस, सैडली ज़्यादा सीट हाइट होने के बावजूद इसकी सीट हाइट अराउंड 820 to 830 mm है, फिर भी इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम पड़ जाती है, जो कि स्पीड ब्रेकर्स और रफ पैचेस में टच कर जाता है। हल्का सा भी एक स्पीड ब्रेकर होता है इसमें, वो अगर हल्की सी भी उसकी ऊंचाई होती है तो वो उसमें टच कर जाता है। तो इससे पहले मेरे पास क्लासिक 350 थी, उसका ग्राउंड क्लियरेंस इससे भी कम था, 135 mm। उसके बावजूद जो है, उस गाड़ी की जिस तरह की बॉडी थी, मेटल बॉडी थी, जितना भी आप लोड लाद दो, वो गाड़ी जो है ज़्यादा नीचे की ओर नहीं जाती थी। लेकिन इसमें अगर आप लोड कैरी कर रहे हैं, कोई हाई वेट का राइडर भी बैठ जाता है, तो उसका ग्राउंड क्लियरेंस इसका जो है कम हो जाता है। तो कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए था। जब आप सीट हाइट ज़्यादा दे रहे हो तो हम एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी को इसमें ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ाना चाहिए था। और आप इंडिया के लिए कोई गाड़ी बना रहे हो तो उसमें ग्राउंड क्लियरेंस भी तो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट पैचेस से ज़्यादा रफ पैचेस आपको मिल जाते हैं।
ये तो मेरा दूसरा पॉइंट। तीसरा इसका पॉइंट है एब्सेंस ऑफ सेंटर स्टैंड। देखिए गाइस, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो सेंटर स्टैंड मोस्ट ऑफ द स्पोर्ट्स बाइक में नहीं होता है। R15 है, डोमिनार है, यही ड्यूक भी है। तो सेंटर स्टैंड का ना होना मैं समझता हूँ कि ठीक है, इसका एक अलग लुक आता है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा पॉइंट आता है ये चेन लुब्रिकेशन। आपको चेन लूब करने के लिए इसमें पेडॉक स्टैंड की ज़रूरत पड़ती है। या तो आपके पास जी रोलर हो, उसकी मदद से आप इसमें चेन लूब कर सकते हैं। अगर आप जुगाड़ से करने की कोशिश करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं गाड़ी उठाकर, लेकिन वो सेफ़ नहीं होता। उसके लिए भी आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। आप इसको क्लीन करते हैं तो आप कितना एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके साथ जो है वो कोऑपरेट करेगा, ज़्यादा देर तक, कितना देर तक पकड़ेगा। मेरे पास पेडॉक स्टैंड है इसके लिए, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसे प्रोफेशन में हैं जहां आपको कई घर बदलने पड़ते हैं, इधर से उधर आपका मूवमेंट रहता है, तो ऐसे में आप पेडॉक स्टैंड कैरी नहीं कर सकते। बाकी जो जी रोलर आपका आता है वो इतना यूज़फुल भी नहीं होता, उसमें आपको बहुत मेहनत लगती है टायर घुमाने में, लेकिन पेडॉक स्टैंड के होने से आपको बहुत इजी पड़ जाता है। तो सेंटर स्टैंड का ना होना सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसके पर्सपेक्टिव में आता है, चेन लुब्रिकेशन। बाकी मैं अभी तो यहीं रहता हूँ, कल को मैं अगर बाहर वर्क करने लग जाऊँ तो ऐसे में जो है मुझे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। इधर उधर हो के मुझे काफ़ी इसका जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि बहुत इजी होगा। और अगला पॉइंट आता है इसका सस्पेंशन। देखिए, सस्पेंशन इसमें आपको 43 mm के WP के USD फोर्क्स, अप साइड डाउन फोर्क्स मिल जाता है। पीछे आपको WP के ही मोनोशॉक मिल जाता है। ये तो आपके मॉडर्न फीचर्स में आता है, लेकिन ये है कि ये गाड़ी जो सस्पेंशन के मामले में बहुत स्टिफ है, जो कि आपको रफ़ पैचेस पे कंफर्ट प्रोवाइड नहीं करती। एडजस्टेबल है, ठीक है, लेकिन आप कितना भी एडजस्ट कर लो, लेकिन आपको ये कंफर्ट नहीं देंगे रफ़ पैचेस में। ये सस्पेंशंस आपके मेन स्टेट हाईवेज़ के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और आप हर बार हाईवे में नहीं क्रूज़ कर सकते हैं। इससे पहले मेरे पास जो, जैसा कि मैं आपको बताया कि क्लासिक 350 थी, और मैं उस मामले में एडमिट करता हूँ कि रॉयल एनफील्ड में वन ऑफ दी बेस्ट सस्पेंशंस मिलते हैं आपको मार्केट में, जो हर टर्रेन के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। लेकिन इसमें हर जगह आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा। लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ, ये सस्पेंशन होने की वजह से आपको हैंडलिंग करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको प्रोज में बताया था कि कॉर्नर्स करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स है। रीज़न इसका यही है कि इसकी सीट हार्ड है, सस्पेंशन हार्ड है, जिसकी वजह से आप कॉर्नर्स इसमें इजीली कर सकते हैं। लेकिन कंफर्ट के लिहाज से इसमें जो सस्पेंशंस हैं उसको मैं कॉन्स में गिनूँगा। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं हैबिचुअल हो चुका हूँ उसको चलाकर, लेकिन फिर भी मैंने बुलेट चलाई है तो उसके कंपैरिजन मुझे काफ़ी फ़र्क पता चलता है। और अगला पॉइंट आता है इसका सीट। इसकी देखिए काफ़ी हार्ड है, इसका कुशन सॉफ्ट नहीं है, तो लॉन्ग राइड्स में आपको ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देने वाला है। हालांकि अगर आप इतने एक्सपीरियंसड है तो इसमें सेटल भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्रंट फुट पैक्स है, आप ये रियर सेट है, बहुत रियर सेट नहीं लेकिन आपके नीचे सेट है। लेकिन क्रूज़र मोटरसाइकिल्स में क्या होता है कि फुट पैक्स जो है बहुत आगे को सेट होते हैं, तो उस ऐसे में फ़ायदा ये होता है स्पोर्ट्स बाइक में कि आप इसमें इजीली सेटल कर सकते हैं। आपके बम्स में पेन हो रहा है तो आप इसमें सेटल कर सकते हैं, 10-12 सेकंड के लिए भी आप अगर सेटल कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो
लेकिन अगर कोई सेटल नहीं कर रहा है तो उसको फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेने पड़ेंगे। इसकी सीट हार्ड है। इस सीट हार्ड रखने का रीज़न यही है कि अगर सीट हार्ड नहीं होगी तो इसमें आप कॉर्नर्स इजीली नहीं कर पाएंगे। सीट हार्ड होने की वजह से राइडर जो है अपनी जगह पर बना रहता है, कॉर्नर्स करता है या हाई स्पीड्स में होता है, तो उसको इस लिहाज से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और अगला इसका पॉइंट आता है हेडलाइट। हेडलाइट को मैं इसलिए इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये हेलोजन है, बल्कि रात में जो उसका थ्रो है बहुत हेल्पफुल नहीं होता है। थ्रो इसका उतना अच्छा नहीं होता है। अगर आप हाईवे में चल रहे, हाईवे में स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, वो जल रही हैं, तब तो ठीक है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन अगर हाईवे में स्ट्रीट लाइट ही नहीं है, आप अगर इस लाइट के भरोसे चल रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा थ्रो नहीं देती है। क्लासिक 350 भी थी मेरे पास, उसमें भी हेलोजन आते थे, लेकिन उसका थ्रो बहुत अच्छा था। इसमें आपको थ्रो अच्छा नहीं मिल पाता है। कंपनी 2,10,000 की बाइक दे रही है आपको, 200 सीसी गाड़ी दे रही है, तो इसमें एलईडी तो होना ही होना चाहिए था। आप में से बहुत लोग ये मानते भी होंगे कि इसमें एलईडी होनी चाहिए थी, मैं भी ऐसा मानता हूँ। बाकी अगर आगे चल के मैं इसमें अगर लॉन्ग ट्रिप्स करता हूँ खूब सारी, अगर नाइट ट्रिप भी करनी पड़े, तो मैं यहाँ पे ऑक्स लाइट्स लगवाऊँगा, एलईडी लाइट्स में अलग से इसमें लगवाऊँगा, जिससे कि मुझे नाइट राइड्स में प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आप नहीं लगवाना चाहते तो मैं तो यही कहूँगा कि नाइट राइड्स अवॉइड कीजिए आपकी सेफ्टी के लिए। और अगला इसका पॉइंट आता है सीट हाइट। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसकी सीट हाइट 820 टू 830 mm की है, तो एवरेज राइडर्स को इस प्रॉब्लम हो सकती है सीट हाइट की वजह से। मेरी हाइट तो 5'10", 5'11" का राउंड है, तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जिसकी हाइट 5'8" से कम है तो उसको टिप टो करना पड़ जाएगा इसमें। तो जनरल फ्रेज में तो मैं यही कहूँगा कि ये एक डिसएडवांटेज है। एवरेज इंडियन राइडर्स इसको इजीली राइड नहीं कर सकते हैं। बाकी मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी आप इसकी टेस्ट राइड ले सकते हैं। अगर आपकी इसकी हाइट कम है लेकिन फिर भी आप केटीएम लेना चाहते हैं तो आप टेस्ट राइड लीजिए। अगर टिप टॉप भी कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन टिप टॉप करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और अगला इसका पॉइंट है पिलियन सीट हाइट। ये गाड़ी गाइस फैमिली के लिए डिज़ाइन नहीं की गई है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें नीचे साड़ी काट दिया हुआ है। इसमें रियर फुट पैक मिल जाते हैं, लेकिन एवरेज इंडियन लेडीज़ जो होती हैं वो अपने दोनों पैर इस साइड करके बैठती हैं, तो उनको इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी मेरी फैमिली में मेरे बाबा हैं, मेरे दादी हैं। एक बार तो मैं अपने बाबा को ले जाने के लिए ये गाड़ी ले गया था, क्योंकि इस स्कूटर हमारे घर में था नहीं उस टाइम पे। मेरे बाबा ने डायरेक्टली कहा कि इस गाड़ी को ले जाओ, हम इसमें नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि कुछ टाइम बाद स्कूटर आ गया, उसको मैं ले गया उनको ले जाने के लिए। लेकिन यह है कि अगर आप सिंगल राइडर हैं और आपके साथ ऐसा पिलियन है जो आपके साथ एडजस्ट कर ले, यंग है, तो वो इसमें आराम से बैठ सकता है। पहले की ड्यूक में सीट में इतना स्पेस नहीं मिल जाता, लेकिन अब मिलने लगा है, तो अब ऐसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक पहली बात तो इसकी सीट हाइट भी ज़्यादा है। ऑलरेडी राइडर के लिए ही इसमें सीट हाइट ज़्यादा है, तो पिलियन का तो आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ सेट है, तो पिलियन सीट हाइट और ज़्यादा पड़ जाती है। तो ऐसे में मोस्ट ऑफ द पिलियन को प्रॉब्लम आने वाली है इसमें। और अगला इसका पॉइंट है मीटर कंसोल। देखिए, मीटर कंसोल को मैंने प्रोज में लिस्ट किया था, लेकिन मैं इसको कॉन्स में भी गिनता हूँ, क्योंकि
गाइस 2012 से KTM ड्यूक इंडिया में है, लेकिन आज भी इसका जो मीटर कंसोल है वो वही आउटडेटेड मीटर कंसोल है। जो पुराना वाला मीटर कंसोल आता था आपको उसमें अभी भी वही मिलता है। आपकी ड्यूक 250 में भी यही मीटर कंसोल आता है। भाई इतनी कॉस्ट है 200 सीसी गाड़ी की, 2,10,000। उसमें अगर आप TFT स्क्रीन दे देते जैसे 390 में देते हैं तो मैं समझता कि ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी होती। तो आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में, इंडिया के बाहर बहुत सारी कंट्रीज़ में ये यहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो बाहर की कंट्रीज़ को तो 125 सीसी ड्यूक RC में ड्यूक में TFT स्क्रीन मिल जाती है, लेकिन यहाँ आपको 250 सीसी तक की ड्यूक में TFT स्क्रीन नहीं मिलती, वही आउटडेटेड मीटर कंसोल मिल जाता है। तो मैं समझता हूँ कि कंपनी को इस पे ध्यान देना चाहिए। बाकी मैं कॉस्ट कटिंग को इतना फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन इंडियन मार्केट को आप देखेंगे तो आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ जाती है। कंपनी को अपनी सेल देखनी होती है, बाकी कस्टमर्स की भी अपनी चॉइसेस होती हैं। मोस्ट ऑफ अस आर कंसर्न अबाउट दी व्हीकल्स प्राइसेस। तो कंपनी अगर इसमें TFT स्क्रीन भी देती तो कितना अच्छा रहता, लेकिन फिर भी वही है कि इट्स नॉट दैट बैड। और लास्ट पॉइंट आता है इसका विंड ब्लास्ट। देखिए ये आपकी नेकेड मोटरसाइकिल है, तो हाई स्पीड में आपको विंड ब्लास्ट महसूस होगी, खासकर कि तब जब आप 90 to 100 की स्पीड में हैं। अगर उसके ऊपर एक्सीड कर जाते हैं तो आप ये गाड़ी जो है ना, इट्स टू मच प्रोन टू विंड ब्लास्ट। जैसे क्रूज़र मोटरसाइकिल्स भी आपकी होती है, वो मोस्ट ऑफ द क्रूज़र मोटरसाइकिल्स आर हैवियर देन दी नेकेड मोटरसाइकिल्स, तो उसमें इतना विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन नेकेड मोटरसाइकिल्स में विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम आती है, और ये भी इस मामले में एक्सेप्शन नहीं है। तो अगर आप हाई स्पीड्स में हैं तो इसमें विंड ब्लास्ट की प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था आपका KTM ड्यूक 200 BS6 के प्रोज एंड कॉन्स। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि आई एम सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल। सबसे बड़ी चीज़, मैं जब भी घर से निकलता हूँ तो हर दिन कोई ना कोई इसके बारे में ज़रूर पूछता है। ये बहुत ही अटेंशन सीकिंग मोटरसाइकिल है। 200 सीसी होने के बावजूद एक प्रीमियम फील देती है। आई मीन दिस मोटरसाइकिल इज़ टू मच आई कैची। बहुत लोग इसके बारे में पूछते हैं। जिन लोगों को मोटरसाइकिल्स की नॉलेज भी नहीं है तो वो भी इसके बारे में बहुत पूछते हैं। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि चलती गाड़ी से ही लोग पूछ के चले जाते हैं इसके बारे में। और इस गाड़ी का जब मैं एवरेज बताता हूँ, जैसे मैं बता चुका हूँ कि मुझे 40 kmpl का राउंड मिल जाता है, तो बहुत लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, लेकिन ये सच है गाइस। इस गाड़ी से मुझे इतना एवरेज मिल जाता है, वो भी 70 to 80 की स्पीड में। तो बहुत अच्छा इसका प्लस पॉइंट है, अच्छा खासा। और इंडियन हाईवेज की कंडीशन को देखते हुए हम 70 to 80 हमारी एवरेज स्पीड हो सकती है। बाकी आप हाई स्पीड्स में जाते हैं तो एवरेज तो ड्रास्टिकली ड्रॉप हो जाता है। सो ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड विद दिस मोटरसाइकिल, एंड it's premium in every aspect, whether it's the point of seeking the public attention, and another points are the quality of its parts. So आज के लिए बस इतना ही। ये थे इस KTM ड्यूक 200 BS6 के प्रोज एंड कॉन्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली अपडेट्स की खबर मिलती रहे। सो ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, और
अभी पेंडेमिक ओवर नहीं हुआ तो कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना रखिए और ज़रूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें, वरना घर पे रहें और अपने का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जिसमें मैं इसके फीचर्स के बारे में डिस्कस करूँगा, अपना एक रिव्यू दूंगा कि मैंने इस गाड़ी को परचेज़ क्यों किया। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए NSS व्लॉग्स।